हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 89। मुन्ना अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंदौर आने वाला था, लेकिन गौरी का प्यार उसे पहले ही खींच लाया। इंदौर आते ही मुन्ना ने सबसे पहले गौरी से मिलने का सोचा। गौरी किसी दोस्त की पार्टी में आई थी और ये बात मुन्ना को उसके स्टेटस से पता चल गई थी। और फिर इंदौर की गलियां मुन्ना के लिए अनजान थोड़ी थी। मुन्ना बस गौरी का रिएक्शन देखना चाहता था और वही हुआ जो उसने सोचा था। मुन्ना के सीने से लगी गौरी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। गौरी मुन्ना से दूर हटी और बारिश को कोसते हुए कहा, इस बारिश को भी अभी आना था। तुम घर जाओ, हम चले जाएंगे। हम तुमसे कल मिलते हैं। मुन्ना ने कहा, इस बारिश में तुम घर कैसे जाओगे? मेरा घर यहीं पास में है, तुम मेरे घर क्यों नहीं चलते? गौरी ने कहा। इस समय मुन्ना को गौरी के घर जाना थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हम ठीक है, हम चले जाएंगे। मेरे घर क्यों नहीं आओगे? कहीं तुम्हारा प्यार वो वाला प्यार तो नहीं? गौरी ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा। वो वाला प्यार? मुन्ना ने हैरानी से पूछा। वो वाला जिसमें लड़का लड़की डेट करते हैं, साथ घूमते हैं, मजे करते हैं और घर आने की बात कहो तो भाग जाते हैं। गौरी ने इतना ही कहा कि मुन्ना ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं और कहीं भागने वाले भी नहीं हैं। वो तो हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि इतनी रात में तुम्हारे घर गए तो तुम्हारे पेरेंट्स, हमारा मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ओफो, तुम ना बहुत ज्यादा सोचते हो। मेरे घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरी माँ है और वो दोनों काफी फ्रैंक है। गौरी ने कहा। और तुम्हारे पापा? मुन्ना ने एकदम से पूछ लिया। वो अब इस दुनिया में नहीं है, गौरी ने थोड़ा सा उदास होकर कहा। गौरी के चेहरे पर उदासी देखकर मुन्ना को अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, माफ करना, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। गौरी के होंठों पर मुस्कुराहट फिर आ गई। हल्की बारिश हो रही थी और दोनों भीगते हुए उसके घर की तरफ चल पड़े। मुन्ना ने देखा तो अपना जैकेट निकालकर गौरी की तरफ बढ़ा दिया और उसका सर ढकते हुए कहा, तुम बीमार पड़ जाओगी। सच में तुम्हें मेरी इतनी परवाह हो रही है? लेकिन तुम भीग जाओगे। गौरी ने कहा। हम ठीक है, मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद दोनों गौरी के घर के सामने पहुंचे। जैसा कि गौरी ने कहा था, बारिश अब तक काफी तेज हो चुकी थी और दोनों भीग भी चुके थे। गौरी ने बेल बजाई। दरवाजा गौरी की माँ ने खोला, लेकिन गौरी के साथ भीगे हुए मुन्ना को देखा तो थोड़ा हैरान भी हो गई। वो सामने से कुछ सवाल करती इससे पहले ही गौरी ने कहा, ममा, ये मान है, काशी के भैया यहीं पास से गुजर रहे थे, बारिश की वजह से भीग गए, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। नमस्ते, मुन्ना ने कहा। नमस्ते बेटा, अंदर आओ, गौरी की माँ ने साइड होकर कहा। गौरी मुन्ना के साथ अंदर चली आई। गौरी की माँ ने दरवाजे बंद किए और अंदर आकर जय को आवाज दी। जय बाहर आया, लेकिन मुन्ना को देखते ही उसके हाव भाव बदल गए। जय मुन्ना को पहले से जानता था, लेकिन गौरी की मम्मी नहीं। उसने गौरी को देखकर बड़ी सी स्माइल दी और इशारा किया कि क्या वह अपनी मम्मी को मुन्ना के बारे में बता दें। गौरी ने उसे आंखें दिखाते हुए मना किया और जय उसके पास तो गौरी को लूटने का आज अच्छा मौका था। उसने इशारों इशारों में गौरी से 2000 की मांग की। गौरी उसे कभी आंख दिखाती तो कभी मारने का इशारा करती, लेकिन जय आज उससे डरने वाला नहीं था। गौरी की मम्मी ने देखा तो थोड़ा सख्ती से कहा, ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? कुछ नहीं मम्मा, वो ऐसे ही बकवास कर रहा है, कहते हुए गौरी ने जय को एक बार फिर घूर दिया। जय, ये तुम्हारी काशी दीदी के भैया हैं, इन्हें अपने कमरे में लेकर जाओ,
और हाँ, बदलने के लिए इन्हें अपने कपड़े भी दे देना। और गौरी तुम मेरे साथ चलो, कहकर गौरी की मम्मी चली गई। गौरी भी अपनी मम्मी के पीछे पीछे चली गई। जय मुन्ना के पास आया। उसने मुन्ना के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। उसकी हाइट मुन्ना से कम थी, इसलिए गौरी का भाई होने के नाते और इस घर का इकलौता मर्द होने के नाते उसे मुन्ना से फेस टू फेस बात करनी थी। उसने इधर उधर दरवाजे की तरफ पड़ी ईंट को उठाया और उसे रखकर उसके ऊपर खड़े हो गया। अब वह मुन्ना के जितना लग रहा था। मुन्ना चुपचाप उसकी हरकतें देख रहा था। जय ने उसके सामने चुटकी बजाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा और कहा, तो आखिर तुम मेरी दीदी के चक्कर में पड़ ही गए और तो और घर तक चले आए। तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुन्ना ने सहजता से कहा। तो फिर यहां क्यों आए हो? क्या मेरी दीदी ने तुमको बुलाया है या वो लेकर आई है? अगर ऐसा है तो अभी मैं उससे बात करता हूं। आई एम द सिंगल मैन ऑफ दिस हाउस। वो ऐसे किसी अजनबी लड़के को घर नहीं ला सकती। जय ने रौब झाड़ते हुए कहा। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, मुन्ना ने मुंह फेरकर बड़बड़ाते हुए कहा। ओ हेलो, टॉक टू मी। उधर किससे बात कर रहे हो? जय ने कहा। देखो बेटा, मुन्ना ने उसे बच्चा समझकर समझाने की कोशिश की, लेकिन इतने में जय चौंकते हुए कहता है, बेटा हाँ, मैं तुमसे 2-3 साल छोटा हूं। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। वैसे तुम यहाँ क्यों हो? पक्का तुम मेरी बहन को भगा कर ले जाने वाले हो, है ना? मुन्ना समझ गया कि जय की इन उटपटांग बातों से बचना मुश्किल है, तो उसने अपना पर्स निकाला और 100 का एक नोट जय की तरफ बढ़ाकर कहा, तुम्हारा रूम कहाँ है? हाँ, तुम्हें लगता है मैं 100 रुपए के नोट में बिक जाऊंगा? क्या मजाक है, जय ने इतराते हुए कहा। मुन्ना ने कुछ नहीं कहा और 2 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। जय ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से तीनों नोट लेकर जेब में डालते हुए कहा, यहां से सीधे जाकर लेफ्ट। शुक्रिया, मुन्ना ने कहा और आगे बढ़ गया। जय भी मुन्ना के पीछे पीछे अपने कमरे में चला आया। उसने अपना टी-शर्ट और शॉर्ट्स मुन्ना को दे दिए और बाथरूम बता दिया। मुन्ना ने कपड़े लिए और बाथरूम में चला आया। उसने अपने भीगे हुए कपड़ों को वहीं सुखा दिया और कपड़े बदल लिए। क्योंकि जय थोड़ा हेल्थी था, इसलिए मुन्ना को उसकी टी-शर्ट ओवरसाइज थी और शॉर्ट्स घुटनों तक आ रहे थे। खैर, मुन्ना बुरा फंस चुका था। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। बारिश अभी भी हो रही थी। मुन्ना ने देखा जय लैपटॉप के सामने बैठा कुछ काम कर रहा था। मुन्ना अपने बालों को पोंछते हुए इसके पास आया। देखा वो किसी साइट पर काम कर रहा था जिसमें बार बार एरर आ रहा था। जय उसे ठीक नहीं कर पा रहा था तो मुन्ना ने कहा, हम कर दें? तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये इतना आसान भी नहीं है, जय ने मुंह बनाते हुए कहा। मुन्ना ने लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाया और उस एरर को ठीक करने लगा। जिस स्पीड में उसकी उंगलियां लैपटॉप के बटनों पर चल रही थी, जय तो देखते ही रह गया। 2 मिनट बाद मुन्ना ने लैपटॉप जय की तरफ किया और कहा, अब देखो। वाओ, ये तो काम कर रहा है। ब्रो, ये तुमने कैसे किया? जय ने खुश होकर कहा। ये सब हम तब से करते आ रहे हैं जब हम 12 साल के थे। कहकर मुन्ना जाने लगा तो जय उठा और उसके साथ चलकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी सिखा दो प्लीज। मुन्ना को पसंद नहीं था कोई उसके कंधे पर वंश के अलावा हाथ रखे। उसने भवे चढ़ाकर जय को देखा तो जय ने खिसियाते हुए हाथ नीचे किया और कहा, प्लीज भैया सिखा दो ना। सिखाने की फीस, मुन्ना ने उसी अंदाज में कहा। जय ने कुटते हुए मुन्ना के दिए 3 नोटों में से एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया तो मुन्ना ने कहा, कम है। ये लो, अब बोलो, अब तो सिखा दोगे ना?
जय ने तीनों नोट मुन्ना को देते हुए कहा। मुन्ना ने पैसे लिए और जेब में रखते हुए कहा, सिखा देंगे, लेकिन अभी मूड नहीं है। हाँ? जय समझ पाता इससे पहले ही मुन्ना वहां से चला गया। वह बाहर आया, लेकिन जय के कपड़ों में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मुन्ना कभी ऐसे कपड़े पहनता नहीं था। वह शॉर्ट्स भी पहनता था तो सिर्फ अपने कमरे में। गौरी भी कपड़े बदल आ चुकी थी। उसने मुन्ना को देखा तो उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा, इन कपड़ों में तुम काफी क्यूट लग रहे हो। अरे बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ बैठो, मैंने खाना लगा दिया है। गौरी की मां ने डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखते हुए कहा। जी शुक्रिया, मुन्ना ने कहा और कुर्सी पर आ बैठा। गौरी भी उसकी ओर जाने लगी तो जय ने आकर कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत तेज है। हाँ, क्या सच में? मुझे लगता है इसने जरूर तुम्हें कोई सबक सिखाया होगा, है ना? गौरी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। जय ने कुछ नहीं कहा और पैर पटकते हुए वहां से चला गया। वह मुन्ना के सामने बड़ी कुर्सी पर आ बैठा और उसे घूरने लगा। गौरी भी मुन्ना की बगल वाली कुर्सी पर आ बैठी। गौरी की मम्मी ने मुन्ना के लिए खाना परोस दिया। गौरी ने भी अपनी और जय की प्लेट में खाना परोसा और सब खाने लगे। बेटा, तुमने अपना नाम नहीं बताया? गौरी की मम्मी ने पूछा। जी, मानवेंद्र मिश्रा, मुन्ना ने छोटा सा जवाब दिया। अच्छा नाम है। तो तुम काशी के बड़े भाई हो, है ना? उन्होंने फिर सवाल किया। जी, काशी हमसे 3 साल छोटी है, मुन्ना ने खाते हुए कहा। अच्छा, लेकिन काशी गुप्ता और तुम मिश्रा थोड़ा अजीब नहीं है? गौरी की मम्मी ने फिर पूछा। मम्मा, काशी के पापा और मानवेंद्र के पापा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों की फैमिली भी साथ ही रहती है, इसलिए काशी ने अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानती है। गौरी ने कहा। ओह, वैसे तुम यही इंदौर में रहते हो? गौरी की मम्मी ने फिर पूछा। जी नहीं, हम बनारस में रहते हैं। इंदौर में हमारे नाना नानी रहते हैं। काशी उनके साथ यहीं रहती है। मुन्ना ने मुश्किल से मुंह में रखा निगलते हुए कहा। तो फिर इंदौर घूमने आए होंगे, नहीं? गौरी की मम्मी ने खिसियाते हुए कहा तो मुन्ना मुस्कुराने लगा। मम्मा, इन्हें खाने दो ना, आप अपने सवाल बाद में कीजिएगा, गौरी ने कहा। सभी चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाते हुए गौरी की मम्मी का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उन्होंने बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ मम्मा, किसका फोन था? गौरी ने पूछा। बेटा, वो तेरी गोपालगंज वाली बुआ है ना, वो हॉस्पिटल में है, उनके साथ कोई नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। गौरी की मम्मी ने अपने पर्स में अपना फोन और कुछ जरूरी सामान रखते हुए कहा। हाँ, लेकिन इतनी रात में अकेले कैसे जाएंगी आप? मैं आपके साथ चलती हूँ, गौरी ने उठते हुए कहा। मैं जय को अपने साथ ले जाऊंगी, तुम यहीं रुको। अच्छा मानवेंद्र, गौरी की मम्मी ने मुन्ना की तरफ पलटकर कहा। जी, मुन्ना ने कहा। मैं जब तक वापस ना आऊं क्या तुम गौरी के साथ रुकोगी? गौरी की मम्मी ने कहा। मुन्ना ने गौरी की तरफ देखा तो गौरी ने जल्दी से ना में गर्दन हिला दी। मुन्ना ने गौरी की मम्मी की तरफ देखा और कहा, हम यहाँ कैसे? मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, गौरी की मम्मी ने कहा और फिर जय को लेकर चली गई। मुन्ना ने चुपचाप प्लेट में बचा हुआ खाना खत्म किया और फिर अपने जूठे बर्तन उठाने लगा तो गौरी ने कहा, अरे ये रहने दो, मैं कर लूंगी। मुन्ना ने वॉश बेसिन के सामने आकर हाथ धोए और आकर सोफे पर बैठ गया। गौरी ने भी बर्तन और बचा हुआ खाना किचन में रखा और वापस आकर मुन्ना के सामने पड़े सोफे पर आ बैठी। मुन्ना बैठकर गौरी की मम्मी के आने की राह देखने लगा। गौरी बस सामने बैठी प्यार से मुन्ना को देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुन्ना ने देखा तो ठीक से बैठते हुए कहा, क्या हुआ, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो।
काश ये कोई सपना ना हो। गौरी ने अपने दोनों हाथों को गालों से लगाकर कहा। ये हकीकत है, कोई सपना नहीं है, मुन्ना ने कहा। कॉफी पियोगे? गौरी ने एकदम से उठते हुए कहा। उसे कॉफी के पीने की बहुत आदत थी। तुम्हें आती है? मुन्ना ने पूछा, क्योंकि उसे नहीं लगा था गौरी किचन का काम भी करती होगी। बिल्कुल आती है, कहकर गौरी किचन की तरफ चली गई। मुन्ना भी उसके पीछे आया, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गया और अपनी पीठ दरवाजे से लगाकर अपने दोनों हाथों को बांधकर गौरी को कॉफी बनाते हुए देखने लगा। गौरी, जिसने ओवरसाइज टी शर्ट पहना था और उसके नीचे लोवर, बालों का जूड़ा बना रखा था, जिनसे आगे के बाल उसके माथे पर आ रहे थे और बाकी साइड में झूल रहे थे। मुन्ना प्यार से एकटक उसे देखता रहा। कॉफी बनाते हुए वह कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। कॉफी बन चुकी थी। गौरी ने ऊपर रैंक में रखे कप निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी हाइट कम थी और वो रैंक काफी ऊपर, तो वो कप उसके हाथ से दूर थे। मुन्ना ने देखा तो अंदर आया। उसने अपना हाथ ऊपर किया और 2 कप उतारकर गौरी की तरफ बढ़ा दिए। गौरी ने कप लिए और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मुन्ना वहीं गौरी के बगल में खड़ा हो गया। उसने देखा गौरी के बाल अभी भी झूल रहे हैं, तो उसने अपनी उंगलियों से उन्हें साइड कर दिया। मुन्ना की छुअन से गौरी को एक सिहरन सी हुई। वह मुन्ना की तरफ पलटी तो उसका पैर मुड़ा। वह गिरने को हुई तो मुन्ना ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। मुन्ना और गौरी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। इस वक्त उन दोनों के दिल एक ही लय में धड़क रहे थे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 89। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या जय करेगा मुन्ना को एक्सेप्ट? क्या इस बारिश की रात गौरी और मुन्ना आ जाएंगे एक दूसरे के करीब? आखिर मुन्ना बार बार किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।